अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और वो चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स का। कौन सा चैप्टर है जी? बायो एनर्जेटिक है। और आज हम अपने इस चैनल पे आज के लेक्चर में बायो एनर्जेटिक के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि देखते हैं कि भाई बायो एनर्जेटिक है क्या। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो हम बात करते हैं जनाब बिला तखीर अपने जो है वो टॉपिक की तरफ। तो वो टॉपिक हमारा क्या है? बायो एनर्जेटिक का है। बायो एनर्जेटिक क्या है, क्या कहलाती है बायो एनर्जेटिक्स? पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक वर्ड है बायो, बायोस का मतलब है लाइफ, और दूसरा वर्ड है एनर्जेटिक जो के वर्ड निकला है एनर्जी से। अब एनर्जी का जब लफ्ज हमारे जहन में आता है तो एनर्जी का लफ्ज माइंड में आते ही फौरन वर्ड आता है कि वो एनर्जी जो हमें कैलोरीज की शक्ल में या फिर किलो कैलोरीज की शक्ल में दरकार होती है, चाहिए होती है, जिससे हमारा बॉडी, हमारा सेल्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको वो कैलोरीज की शक्ल में हमें चाहिए होती है या किलो कैलोरीज की शक्ल में हमें चाहिए होती है। अब वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? कैलोरीज की शक्ल में दरकार एनर्जी जो बॉडी के लिए होती है वो हमें एटीपी की शक्ल में मिलती है। और एटीपी क्या है? एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसे एडिनोसिन, क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्यों कहा जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए कहा जाता है कि एडिनोसिन जो है, ये एडिनिन जो है, इसके साथ 3 फास्फेट अटैच होती है। कितनी फास्फेट अटैच होती है जनाब? 3 फास्फोरस अटैच होती हैं, इसलिए इनको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और अगर इस एटीपी में से एक फास्फोरस को ब्रेक किया जाए तो ये एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो एक फास्फोरस को अलग करने से, एटीपी को तोड़ने से हमें जो एनर्जी निकलती है, जो हमें मिलती है, वो कितनी है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है। अब 7.3 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मुयस्सर आती है किससे? एक एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने से। अब एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी की करेंसी कहा जाता है, एनर्जी का पैकेट कहा जाता है। अब ये एटीपी मुयस्सर होगी तो हमें कैलोरीज मिलेंगी, कैलोरीज मिलेंगी तो हमारा बॉडी वर्क करेगा, हमारे सेल्स काम करेंगे। अभी जनाब एटीपी में कहां से मुयस्सर मिलती है? एटीपी के लिए जो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें प्रोटीन से भी मिलती है एटीपी, हमें फैट से भी मिलती है, लिपिड से भी मिलती है, मगर जो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एटीपी का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कि ये हमें फौरन डिसॉल्व होके, इनकी ब्रेकडाउन होके, जल्द इनकी ब्रेकडाउन होती है, जल्दी मेटाबोलाइज होती हैं और हमें इनसे क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात हो तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम मोनोसैकेराइड की बात ना करें या हम फिर सिंपल शुगर की बात ना करें, जो कि हमारे पास मौजूद है C6H12O6 की शक्ल में और जिसका नाम है ग्लूकोज। अब हमने क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जिससे एटीपी मिल रही है, वो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ग्लूकोज मुयस्सर है।
अब इस ग्लूकोज को कहां से लें भाई? हम तो अगर हम किंगडम एनिमलिया की बात करते हैं, हम अपनी बात करें तो हम क्या है जनाब, हम तो हैं हेटरोट्रॉफ, ना तो हमारे पास क्लोरोफिल है, ना हमारा रंग सब्ज है कि हम अपनी खुद जो एनर्जी तैयार कर सके, अपनी एनर्जी प्रिपेयर कर सके। हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं भाई, हम हेटरोट्रॉफ हैं, हमें एनर्जी लेनी है, किसी और से लेनी है, उससे लेनी है जो कि एनर्जी खुद तैयार करता होगा। और वो कौन है? वो ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स हो सकते हैं जनाब, एल्गी हो सकती हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी हो सकती हैं, जो क्या करते हैं जनाब, एनर्जी फोटोसिंथेसिस के जरिए पैदा करते हैं। अब करते क्या हैं, ये CO2 को लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं, H2O को लेते हैं, और सनलाइट की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल जो है वो इनको चाहिए होता है, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, फर्स्ट हम यहाँ पे क्लोरोफिल लिख देते हैं। इसके नतीजे में इसको इस्तेमाल करके सनलाइट को ट्रैप करके, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और इनको जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में लेके जाता है और तैयार करता है जनाब C6H12O6 को तैयार करता है, जिसका नाम ग्लूकोज है, और प्लस हमें मिलता है जनाब O2। अब ये हमें प्लस O2 मिला, ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाता है जनाब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कहलाता है। ये फोटोसिंथेसिस है, फोटो को इस्तेमाल करके, लाइट को इस्तेमाल करके पौधे सिंथेसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुराक को पैदा कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को पैदा कर रहे हैं, ग्लूकोज को पैदा कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ग्लूकोज को इस्तेमाल, ग्लूकोज को पैदा करते हैं। अब ये क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को इस्तेमाल करता है। अब क्या होता है कि सनलाइट को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल जो है वो इस्तेमाल तो करता है। अब जो प्लांट्स मौजूद हैं वो खुद जो अपनी खुराक पैदा करते हैं, उन्होंने भी तो वर्क करना है ना भाई, उन्होंने भी काम करना है। अब अपनी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी कहां से लेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज को पैदा किया है, CO2 को हवा से ट्रैप किया है, वाटर को पानी से लिया, जो है जमीन से लिया है, जमीन से लेने के बाद वाटर को, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद वो उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल की मदद से एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज को तैयार किया, साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन को जो है वो अवेल किया। अब उन्होंने क्या किया, अब उस जो खुद के लिए तैयार की थी ग्लूकोज, उस तैयारशुदा ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे और वो क्या करेंगे, इसी ग्लूकोज को वो क्या करेंगे जनाब, कन्वर्ट करेंगे किसमें, दोबारा अपने इंग्रेडिएंट्स में तैयार करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और वो क्या तैयार करेंगे जनाब, H2O प्लस CO2 प्लस इनके साथ क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब क्या हुआ, पहला रिएक्शन कहलाता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है, दूसरा रिएक्शन रेस्पिरेशन कहलाता है। अब इसमें क्या हुआ, पहले रिएक्शन में ग्लूकोज पैदा हुआ, दूसरे रिएक्शन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई। पहले रिएक्शन में लार्जर कंपाउंड बना, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से CO2 और वाटर से मिलकर ग्लूकोज बना, एक लार्जर कंपाउंड बना। तो दूसरे रिएक्शन में क्या हुआ, लार्जर कंपाउंड टूटेगा, वो अपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स में साथ एनर्जी भी मुयस्सर आएगी, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर गैर मौजूदगी में टूट रहा हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यहां पे रेस्पिरेशन में लार्जर कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर में, और फोटोसिंथेसिस में स्मॉलर कंपाउंड मिलके एक लार्जर कंपाउंड बना रहे हैं। जब स्मॉलर कंपाउंड मिलके एक लार्जर कंपाउंड बनाए उसे कहा जाता है एनाबोलिज्म। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं कि भाई क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबोलिज्म कहलाता है। एनाबोलिज्म एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें स्मॉलर, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक लार्जर कंपाउंड बनाते हैं। बट ऑन द अदर वे रेस्पिरेशन इज द टोटली ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एनाबोलिज्म, टोटली ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन देयर, इन रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, गैर मौजूदगी में होगी तो
एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब होगा क्या, इसमें लार्जर कंपाउंड स्मॉलर कंपाउंड में टूट रहा है, ग्लूकोज अपने इंग्रेडिएंट्स में टूट रहा है, तो ये कहलाएगा जनाब कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। अब क्या है, तो बॉडी के अंदर टोटली जितने भी रिएक्शन होते हैं, या वो एनाबॉलिज्म है या वो कैटाबॉलिज्म है, दोनों को कलेक्टिवली कहा जाए एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है। कैटाबॉलिज्म क्या है, breakdown of larger into smaller, breakdown of larger compound into its ingredients, breakdown of larger compound into smaller compounds, that one will be called as catabolism. But on the other way, we are going to discuss about anabolism and that type of reaction. In that type of reaction, in anabolism, the smaller compound, the smaller ingredients will combine to form the larger compound, the larger one energy packet. The energy packet will be called as here in photosynthesis reaction glucose. तो मैंने कहा कि जहां पे स्मॉलर जो है इंग्रेडिएंट्स मिलके एक लार्जर बना रहे हैं, एक लार्जर एनर्जी का यूनिट बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, एनर्जी का पैकेट बना रहे हैं, वो सोर्स बना रहे हैं जिससे एनर्जी हासिल की जा सकती है, तो वो क्या है, एनाबॉलिज्म है। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन इसके उल्ट है। अब हमने क्या किया, ग्लूकोज को देखा, तैयार होते भी देखा, ग्लूकोज को टूटते भी देखा, ग्लूकोज से मिलेगी एनर्जी। अब एनर्जी को क्या है, वो एनर्जी ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, उसकी ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, मिलेगी एटीपी, एटीपी को तोड़ेंगे और एटीपी में मिलेगी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम जो है इस एनर्जी को इस्तेमाल करके लाइफ को चलाएंगे। लाइफ चलती है एनर्जी की बेस से। एनर्जी क्या हासिल होती है, कैलोरीज या किलो कैलोरीज की शक्ल में। वो किससे हासिल होती है, एनर्जी पैकेट एटीपी से। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। ये हमें मिलती है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उससे, और दूसरे से भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज तैयार होता है जनाब फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के अंदर होती है, ऑटोट्रॉफ में होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके होती है। वो रिएक्शन एनाबॉलिज्म कहलाता है क्योंकि स्मॉलर मिलकर लार्जर बन रहे हैं। और जब इसका उल्ट देखें तो लार्जर जो है वो ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर में, तो वो क्या होगी जनाब, कैटाबॉलिज्म होगी, ऐसा रेस्पिरेशन में कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अब बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जनाब हमने दूसरे में देखा कि जनाब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिली, लेकिन साइंटिस्ट ने ये सवाल किया कि भाई ये जो ऑक्सीजन मुयस्सर आ रही है, ये ऑक्सीजन कहां से मिल रही है हमें, ये वाटर से मिल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है। क्योंकि जो क्लोरोफिल मौजूद है वो क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए मतलब 680 नैनोमीटर फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब करने वाला फोटो सिस्टम, मतलब फोटो सिस्टम 2 हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में फोटो सिस्टम में, जो कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रोशनी को ऑब्जर्व करेंगे और वो क्या करेगा, ग्लूकोज को तैयार करेगा। लेकिन करेगा क्या, अब यहाँ पे सवाल उठता था कि ये ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, क्या वाटर से मिल रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, कब, 1930s में जो है वो किसने, वॉन नेयल ने एक्सपेरिमेंट किया और इसने ये कहा, एलजी को लेके एक्सपेरिमेंट किया और इसने ये कहा कि जो ऑक्सीजन पैदा होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पे वो हमें मुयस्सर आती है वाटर से। किससे मुयस्सर आती है, वाटर से मुयस्सर होती है। वाटर हाइड्रोजन को दे देता है ग्लूकोज की तैयारी के लिए, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। अब यहां से ये सवाल उठा कि हाइड्रोजन को क्यों देता है, क्योंकि हाइड्रोजन को जब ये देगा तो वो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और वो हाइड्रोजन के 2 जो है वो आयन में बदल जाएंगे। तो हाइड्रोजन की होगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये ऑक्सीडेशन का जिम्मेदार कौन है, ऑक्सीडेशन का जिम्मेदार क्लोरोफिल है। मतलब क्लोरोफिल इस वक्त यहां पे फूड सिस्टम 2 में इस हाइड्रोजन का वाटर में हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एजेंट कहलाता है। अब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये वाटर आया कहां पे, यहां ये हाइड्रोजन आए ग्लूकोज बनाने में, ऑक्सीजन अलग हुई,
बाई प्रोडक्ट के तौर पे मैसर आई। अब इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? एलजी को इस्तेमाल किया गया। और क्या इस्तेमाल किया गया? पहली दफा उन्होंने देखा, दो उन्होंने जनाब ऑक्सीजन के आइसोटोप लिए। कौन से? एक वो ऑक्सीजन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 18 था, दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास वो एटम लिया, एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक मास जो है वो 16 था। ठीक है, हम जानते हैं आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफर कर रहा होता है। अब दोनों को लिया। अब क्या हुआ, एटॉमिक मास 16 वाली को, ऑक्सीजन को उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में डाल दिया। ठीक है, और एटॉमिक मास 18 वाली को वाटर में डाल दिया। जब इसमें डाल दिया तो एज रिजल्ट क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन के नतीजे में क्या नजर आया? जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हुई वो ऑक्सीजन 18 रखती थी। एक ये है, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि पहली दफा उन्होंने जब ऑक्सीजन 18 को डाला तो वो क्या है, एलजी के अंदर जब मीडियम में डाला गया तो ऑक्सीजन 18 को शामिल किया गया। तो फिर क्या देखते हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन को जब डाला तो वो ऑक्सीजन 18 वाले को डाला तो नतीजतन वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन 18 रिलीज हुई। लेकिन दूसरी दफा उन्होंने ऑक्सीजन 18 को नहीं डाला तो फिर क्या हुआ, कॉमन ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो इट मीन दैट दोनों सूरतों में वो क्या बताना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में, दोनों बुक्स में मैंने कंसर्न किया है, दोनों की कंडीशन क्या है, दोनों क्या बताना चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन यहां पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है वो एक्चुअली वाटर से रिलीज होती है। वाटर ऑक्सीजन को रिलीज करता है मगर हाइड्रोजन देता है वो ग्लूकोज की तैयारी के लिए। और ये वॉन नियल ने हाइपोथेसिस किया था, ठीक है, 1930 में। और 1930 में इसका दिया हुआ एक्सपेरिमेंट जो है हाइपोथेसिस था वो 1940 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। वाकईतन मान लिया गया कि वॉन नियल ने ठीक कहा है कि ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है वो हमें मुयस्सर आती है वाटर से। कार्बन वाली ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज में चली जाती है, लेकिन जो है जो हाइड्रोजन है वो जो है वो चली जाती है, वाटर वाली हाइड्रोजन चली जाती है ग्लूकोज की तैयारी के लिए। तो जनाब आज का लेक्चर हम अख्ताम करते हैं, इसका अख्ताम करते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको जो है मशवरा दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगा बायोएनर्जेटिक्स का, जो कि एफएससी 11 से बिलोंग भी करता है। ठीक है, तो इस पे और भी मजेदार मैं कोशिश करूंगा कि पूरी एफएससी के लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करूं और बाकी सब्जेक्ट बीएससी और एमएससी के भी लेक्चर यहाँ पे जो है वो डिलीवर करूं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो जरूर आपको मजेदार किस्म के लेक्चर और मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पे और आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे मुख्तलिफ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी के हवाले से भी आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज।